Bismillahirrahmanirrahim. I am Rahatullah. Today we will discuss about carbohydrate. What is meant by carbohydrate? We will discuss it with full explanation. But I am kindly request from you कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चैप्टर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला यही कि कार्बोहाइड्रेट लेटरेसी मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन CnH2O होल N, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसे मालिक्यूल जिसमें कार्बन के साथ वाटर मालिक्यूल हो, लेकिन जितनी तादाद में कार्बन हो उतना ही उसके साथ वाटर मालिक्यूल होगा। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट mainly 3 एटम से बना होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम इज इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करें, जितना वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर रेशियो है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स मालिक्यूल में भी रेशियो उतना ही होगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर फार्मूला लिखा है CnH2 होल N, ठीक है, ये M नहीं है बल्कि N है। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल में कार्बन की तादाद 3 हो तो उसमें वाटर भी 3 होगा, लेकिन अगर कार्बन की तादाद 4 है तो उसमें वाटर मालिक्यूल भी 4 होगा, और अगर कार्बन की तादाद 6 है तो उसमें वाटर मालिक्यूल भी 6 होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डिफिनेशन है कि पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉली OH अल्डिहाइड बाई कीटोन। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के एक और डिफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड, यानी कार्बोहाइड्रेट वो मालिक्यूल्स होते हैं जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप्स भी होता है और उसी ही मालिक्यूल में ज़्यादा तादाद में OH ग्रुप भी हो, यानी दो चीज़ें हो। नंबर एक, या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा और अल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ मेनी मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। या कार्बोहाइड्रेट आप इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक मालिक्यूल जिसमें कीटोन ग्रुप भी होगा और कीटोन ग्रुप के साथ साथ मेनी मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, ठीक है। जिस तरह आप अल्डोजिस के एग्जाम्पल को देखें तो अल्डोजिस में टॉप कार्बन के ऊपर एक कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। और बाकी कार्बन नंबर 2 के साथ राइट साइड पे OH, कार्बन नंबर 3 के साथ भी राइट साइड पे OH। लेकिन अगर आप कीटोज के दोगे, कीटोजेस के कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन, दिस इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। या कार्बोहाइड्रेट को आप इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप उसको वाटर में हल करें तो वो ज़्यादा मालिक्यूल देता है OH की, और साथ साथ अल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के माबेन जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, इस एक्सेप्शन का मतलब ये है, जिस तरह हमने इसकी पहला डिफिनीशन किया कि जब भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो ये फार्मूला ओबे करेगा CnH2 होल N। लेकिन हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये अप्लाई नहीं होती उसके ऊपर और है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड की अगर आप एग्जाम्पल को देखिए C6H9O7, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला फार्मूला है CnH2 होल N, ये नहीं अप्लाई करती, ठीक है। और अगर फ्यूकोज को देखें तो फ्यूकोज है C6H12O5, ये भी ये फार्मूला ओबे नहीं करती। अब हम ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात करेंगे जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये जो फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का ये ओबे कर सकती है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप देखें CH2O, CH2 में एक कार्बन एटम है और एक वाटर मालिक्यूल है। अब NH2 होल N की फार्मूला तो अप्लाई किया उसने, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप NO2 की बात करें C6H2 होल 6, ये फिर भी वो फार्मूला ओबे करती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर CnH2 होल N फार्मूला ओबे करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर वो ओबे नहीं करता तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब हमने बात की यूरोनिक एसिड और फ्यूकोज, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये फार्मूला नहीं ओबे करती। और फॉर्मल्डिहाइड और एनिसिटोल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है नेचर में और फार्मूला ओबे करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल। मैमल में ये मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मेटाबॉलिक फ्यूल का मतलब ही कैसे हम एनर्जी ऑब्टेन करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP
ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन एनिमल, ये कार्बोहाइड्रेट एनिमल के अंदर स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में, और ग्लाइकोजन लीवर और मसल सेल में स्टोर होते हैं। स्टार्च स्टोर्ड इन प्लांट, और ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च प्लांट में कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्टेम में, फ्रूट में, सीड्स में, एक्सेट्रा, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट है स्ट्रक्चर, प्लांट पेपर, प्लांट में भी ये मौजूद होते हैं, और हमारे जो पेपर्स होते हैं कागजात, अक्सर सेलुलोज से बना होते हैं। काइटिन स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड, की जितनी भी आर्थ्रोपोड है वो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, और काइटिन कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल कंपाउंड है, ठीक है। राइबोज की अगर हम बात करें, राइबोज क्या है? ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है राइबोज। आरएनए में भी होती है, एटीपी, एनएडी इन सब में मौजूद होता है। अब डीएनए में अगर देखें, डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोज होते हैं, ठीक है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फ़र्क ये है कि राइबोज आरएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होते हैं। अब आरएनए के अंदर जो राइबोज होते हैं उसका फार्मूला है C5H10O5, और डीएनए के जो अंदर है डीऑक्सीराइबोज उसका फार्मूला है C5H10O4। यानी डीएनए के अंदर जो राइबोज होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। अब अगर लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ये मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसी चूंकि मिल्क के अंदर होते हैं तो लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया जाता है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है। सेलुलोज कहाँ पर होती है? दे आर फाउंड इन प्लांट, ये भी प्लांट में होती है। स्टार्च, अभी हमने बात की कि स्टार्च क्या है? ये स्टूड कार्बोहाइड्रेट है प्लांट के अंदर, और ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, और थर्ड वन जो है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो अल्फा होते हैं या बीटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं वो बीटा ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। अब स्टार्च में एमाइलोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज होते हैं, एमाइलोपेक्टिन के अंदर भी अल्फा ग्लूकोज होते हैं, और ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। अब सेलुलोज के अंदर जो बांड होता है वो 1,4 बांड होगा, ठीक है। एमाइलोज के अंदर भी 1,4 बांड होगा, और एमाइलोपेक्टिन के अंदर भी 1,4 एंड 1,6 होगा। ग्लाइकोजन के अंदर 1,4 एंड 1,6 होगा, ठीक है। ये 1,4 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 2 ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है। तो जब ये बांड बनाती है 2 ग्लूकोज यूनिट के माबेन, जब ग्लाइकोसिलिक बांड बनाए जाते हैं तो एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के कार्बन नंबर 4 के माबेन बनती है, ठीक है। अब अगर आप एमाइलोपेक्टिन में देखें या ग्लाइकोजन में देखिए, वहाँ पर 1,4 के साथ 1,6 भी मौजूद है। ये 1,6 1,4 तो स्ट्रेट चेन के अंदर होती है, लेकिन 1,6 कब? जहाँ पर ब्रांच बनाई जाती है तो वहाँ पर एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 6 होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेलुलोज का, कि या सेलुलोज ब्रांच होती है या ब्रांच नहीं होता, स्ट्रेट होते हैं, लीनियर होते हैं, याद रखना सेलुलोज के अंदर ब्रांचेज नहीं होती, एमाइलोज के अंदर ब्रांचेज नहीं होती, एमाइलोपेक्टिन के अंदर होती है। हर 20 ग्लूकोज यूनिट के बाद एक ब्रांच होते हैं, हर 20 ग्लूकोज यूनिट के बाद एक ब्रांच होते हैं, और ग्लाइकोजन में हर 10 सब यूनिट के बाद एक ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद करना होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। फूड इन कार्बोहाइड्रेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रेड, बीन्स, पीस, सरल्स, राइस, ये जितनी भी फूड के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इजी है। अब हम अगर हम फंक्शन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट है 6 मेजर फंक्शन विद इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट के 6 मेजर फंक्शन है। नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि वो कार्बोहाइड्रेट में और स्पेशली ग्लूकोज से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल्स होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और फिर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम 36 से 38 एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा बात यह कि ये ग्लूकोज ब्लड्स के अंदर भी होती है, ठीक है। दूसरा बात ये कि स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, ठीक है। अगर कभी कभार ग्लूकोज का कमी आ जाए तो हम एनर्जी प्रोटीन से ऑब्टेन करते हैं। और दूसरी बात यही कि ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर प्रिपेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज की कमी है तो अमीनो एसिड मिल के ग्लूकोज भी बना देती है, लेकिन उसका अपना एक मैकेनिज्म है, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करके भी ग्लूकोज आपको दे सकती है। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस, जो इसका मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होती है,
वो रिसेप्टर बना होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से, तो कार्बोहाइड्रेट उसी रिसेप्टर में इन्वॉल्व होते हैं। फ्लेवर एंड स्वीटनेस का मतलब ये है कि ये फूड को फ्लेवर भी देता है, और ये जो मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है ये टेस्ट में स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं, और डाइटरी फाइबर यानी ये फूड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट इज़ नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नर्व टिश्यूज और ब्रेन के लिए, देखिए सारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी बना है सेल टिश्यू से, हर सेल टिश्यू के लिए भाई एनर्जी रिक्वायर है, और ये एनर्जी वो ग्लूकोज से बाई मीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑब्टेन करेगा। लेकिन ये नर्व टिश्यू और ब्रेन चूँकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी में, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी उसको स्पेशलिटी का यूज़ इस्तेमाल किया है। दूसरा है सम कार्बोहाइड्रेट आर हाई इन फाइबर विच हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। देखिए इसका क्या मतलब, हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज, ये सेलुलोज हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है। अब इन सेलुलोज फाइबर का फिर फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा यह है कि जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस तैयार होती है ना, तो ये सेलुलोज फाइबर वाटर अब्जार्व करती हैं। वाटर क्यों अब्जार्व करती है? ताकि हमारे जो फीसेज है, जो स्टूल्स है, वो कॉन्स्टिपेशन में काज ना हो जाए, ताकि उसमें थोड़ी सी वाटर हो और वो नरम हो, ठीक है, बॉडी में एक्सक्रीशन में इजी एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज हो जाए, तो फिर मसला क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं। तीसरी बात ये कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हमारे बॉडी में सेल्स में, ब्रेन में भी होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनील के अंदर होती है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट वर्किंग ऑफ और ब्रेन, हार्ट, नर्व्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जितनी भी सिस्टम है सारे सिस्टम के लिए कार्बोहाइड्रेट लाजमी है। पॉलीसेकेराइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, बिल्कुल जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन और स्टार्च की शक्ल में स्टोर्स होती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज इन प्लांट, कैटीन इन आर्थ्रोपोड। अगर प्लांट में सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प देते हैं। और जो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन से बना है। काइटिन क्या है? काइटिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। राइबोजिन, कोएंजाइम, एटीपी, एफएडी, एनएडी एंड बैकबोन ऑफ आरएनए। एटीपी में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, एफएडी में भी मौजूद है, एनएडी आरएनए में भी मौजूद है। आल्सो डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर भी होते हैं। हेपारिन इज यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर फॉर्मिंग स्पेशली इन द लंग्स एंड लाइक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। याद रखो ना, जो प्लेटिलेट्स नहीं होते, प्लेटिलेट के अंदर हेपारिन होते। हेपारिन का काम क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं। जब आपको कहाँ पर इंजरी होती है ना, तो वहाँ पर इंजरी जब रिकवर्स होती, स्किन रिकवर्स होते, तो वहाँ पर प्लेटिलेट्स आते हैं ना, तो जो प्लेटिलेट्स आती है उस प्लेटिलेट के अंदर एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं, हेपारिन, और हेपारिन पे रिकवरी या हीलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए कार्बोहाइड्रेट की माइनली हम तीन कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करते हैं। एक आपके पास मोनोसेकेराइड होता है, दूसरा आपके पास डाइसेकेराइड होता है, और तीसरा आपके पास पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड में जो कॉमनली एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज होते हैं वो मल्टोज है, सुक्रोज है, लेक्टोज है। और जो पॉलीसेकेराइड है उसमें जो कॉमनली एग्जांपल यूज होती है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ये आगे हम एक एक को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी एक और सिंपल क्लासिफिकेशन हम करें, तो कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का टू कैटेगरी में मज़ीद हमने क्लासीफाई किया है। एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। मोनोसेकेराइड के अंदर एक शुगर यूनिट होगा, डाइसेकेराइड के अंदर आपके पास 2 शुगर यूनिट होगा। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड का एग्जांपल है लेक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो भी दो तरह की क्लासीफाई है। एक आपके पास है ओलिगोसेकेराइड, दूसरा आपके पास है पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 3 से लेकर 10 शुगर यूनिट होती है, फाली में 10 से ज़्यादा, 3 से 10 तक तो ओलिगो, फाली में 10 से ज़्यादा हो सकती है, जितना भी हो, ठीक है, वो फाली में आएगा। ओलिगो का एग्जाम्पल हम लेते हैं टोट, रेफिनोज एंड स्टेचोज, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड डाइटरी फाइबर। तो इन सारों को आपने याद करना होगी, इससे भी एमसीक्यूज की चांसेस हो सकती है। मिसाल कभी कभार देती है एमसीक्यूज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया होगा मल्टोज, सेक्रोज, लेक्टोज और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ये बाकी 3 क्या है आपके पास? डाइसेकेराइड। या कभी कभार आपको एमसीक्यूज दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए होगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी होगा गैलेक्टोज और ऑप्शन नंबर डी होगा सक्रोज। तो सक्रोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो इसी तरह के एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, ठीक है, आपने इसको याद करना होगी। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, तो बेसिकली एक बात हम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल सेकेराइड होता है, दूसरा पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेकेराइड में सिंपल शुगर यूनिट होते हैं और पॉलीसेकेराइड में कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं। और सेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। फिर सेकेराइड वाटर के अंदर सॉल्युबल है और जो पॉलीसेकेराइड है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। और सेकेराइड जो होते हैं ये स्वीट टू टेस्ट होता है और वो जो पॉलीसेकेराइड है ये टेस्ट लेस होता है, इसका जायका नहीं होता। तो सेकेराइड एक मोनोसेकेराइड है, एक डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड जो सिंगल शुगर यूनिट हो और डाइसेकेराइड जिसमें 2 शुगर यूनिट हो। और जाहिर सी बात है जब डाइसेकेराइड के अंदर 2 शुगर यूनिट होगा तो वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा। अब जनरल फार्मूला क्या है मोनोसेकेराइड का, CnH2O होल एन, ठीक है। और मोनोसेकेराइड में 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकती है। 3 वाले को ट्राइबोज, 4 वाले को टेट्रोज, जिसमें 5 हो पेंटोज, जिसमें 6 हो हेक्सोज और जिसमें 7 हो तो उसको हम कहते हैं हेप्टोजेस, ठीक है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल डाइसेकेराइड की बात करें, वो है मल्टोज है, सक्रोज है, लेक्टोज है। इन सारों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H20O11। अब अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला है CxH2O होल एन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड की कि मोनोसेकेराइड क्या होती है, इसको आपने याद करना होगी। याद रखना मोनोसेकेराइड दिस आर सिंपलेस्ट, कलरलेस, वाटर सॉल्युबल, स्वीट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसेकेराइड ये सिंपलेस्ट है, कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है मोनोसेकेराइड, स्वीट इन टेस्ट होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 4 डिफरेंट वे। नंबर फर्स्ट, प्लेसमेंट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यानी ग्रुप में भी अल्डो और कीटो। मोनोसेकेराइड में ये बॉन्ड ज़रूर होगी कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, लेकिन फिर ये अल्डिहाइड फॉर्म में भी हो सकता है जहाँ पर वन साइड में हाइड्रोजन लाजमी होगा। और ये कीटो ग्रुप में भी हो सकते हैं कि जब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन दोनों साइड के आर ग्रुप होगा, ठीक है। इसके अलावा मोनोसेकेराइड में द नंबर ऑफ कार्बन में भी ट्राई, टेट्रा, पेंटा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये कायरेल कार्बन हैंडेंस DL, और जो कैरेन कार्बन होते हैं वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो D हो सकता है और या L हो सकती है, ठीक है। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट D एंड L, इसका मतलब ये है कि जब आप मोनोसेकेराइड के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, अब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसी बेस पे हम उसको 2 टाइप, एक डी मोनोसेकेराइड होता है, एक एल मोनोसेकेराइड। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, एल का मतलब होता है लियो रोटेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो MCQs आपको दिया जा सकते हैं, तो एग्जाम्पल में दिया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब एग्जाम्पल में दिया होगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा MCQs ये भी दिया जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर ए होगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी होगा गैलेक्टोज और ऑप्शन नंबर डी होगा ट्राइग्लाइसिरोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ट्राइग्लाइसिरोल, चूंकि वो सबसे सिंपल है, ठीक है। और अगर तीसरा MCQs ये भी हो सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या ऑल ऑफ दिस। तो वो ग्लूकोज होगा, चूंकि सिंपलेस्ट तो सारे ही है लेकिन एबंडेंट जो होगा नेचर में ज़्यादा होगा वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसमें ये MCQs थे। अगर आप क्लासिफिकेशन करें, एक अल्डोजेज होता है, दूसरा कीटोजेज होता है। अल्डोजेज वो जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H हो, और कीटोजेज वो होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे मोनोसेकेराइड में, तो मोनोसेकेराइड 2 कार्बन का भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोअल्डिहाइड, ट्राइओजेज भी हो सकते हैं। ट्राइओजेज में ग्लाइसिरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs।
आपको एमसीक्यूज दिया होगा कि ट्राइऊजेज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले बताए तो वो ग्लाइसिल अल्डिहाइड, और जो डाईहाइड्रोक्सीसीटोन है ये ट्राइबूजेज है लेकिन कीटो ग्रुप वाला है, ठीक है। अब टेट्रोजेज जहाँ पर 4 कार्बन एटम हो, ठीक है। एग्जाम्पल है एरोथ्रूज एंड एरेथ्रोलूज। याद रखो ना, एरोथ्रूज 4 कार्बन कंपाउंड है, मानोसेक्राइड है लेकिन अल्डिहाइड है, और एरेथ्रोलूज जो है ये कीटो ग्रुप से ताल्लुक रखती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है पेंटोजेज जहाँ पर 5 कार्बन एटम हो, वो राइबोज है और राइबोलोज है। राइबोज क्या है आपके पास, राइबोज आपके पास है अल्डिहाइड से ताल्लुक़ रखती हैं, और राइबोलोज ये कीटो से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह हेक्सोजेज का मतलब होती है जहाँ पर 6 कार्बन एटम का एक कंपाउंड हो, वो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। याद रखना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये अल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन फ्रुक्टोज ये कीटो ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। हेप्टोजेज का 2 एग्जाम्पल है, सेडोहेप्टुलूज, मानोहेप्टुलूज। और अगर हेप्टोजेज की बात करें 8 कार्बन के एटम्स होते हैं, वो है मिथाइल थायोलीन कॉस्माइड, ठीक है। और अगर आप नैनोजेज की बात करें वो है न्यूरामेनिक एसिड और सैलिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्डो ट्राइवोजेज की, ठीक है। तो अल्डो ट्राइवोजेज का मतलब 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, तो वो आपके पास है डी ग्लाइसोल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप इसको देखिए उसके टॉप के ऊपर कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। इसी तरह अल्डो टेट्रोजेज का मतलब ये है ताकि वो 4 कार्बन कंपाउंड भी हो और उसके ऊपर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो डी एरेथ्रोजेज एंड डी एरेथ्रोजेज, ठीक है। और आपके पास है अल्डोपेंटोजेज जहाँ पर 5 कार्बन भी हो और अल्डिहाइड भी हो, राइबोज है, आपके पास जाइलूज है, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप अल्डोहेक्सोजेज की बात करें तो अल्डोहेक्सोजेज का मतलब ये है कि जहाँ पर 6 कार्बन एटम भी हो और उसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप भी हो। मुख्तलिफ एग्जांपल है, ग्लूकोज है, मेनूज है, ठीक है, गैलेक्टोज है, टेलूज है। दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल जो 6 कार्बन कंपाउंड भी है और अल्डिहाइड भी है, ठीक है। ये जितनी भी एग्जांपल है इसको आपने याद करना पड़ेगा, इसमें समझने की कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कीटोन के साथ रिलेटेड, कीटो ट्राइवोजेज या इसको आप ट्राइलोज भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप हो, तो एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सीटोन। इसी तरह कीटो टेट्रोज या सिंपली टेट्रोलोज भी आप उसके कहते हैं। ऐसा 4 कार्बन कंपाउंड जहाँ पर कीटो फंक्शनल ग्रुप हो तो डी एरेथ्रोज है। इसी तरह कीटो पेंटोज का मतलब ऐसा 5 कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद हो, और इसको आप सिंपली पेंटोलोज भी कह सकते हैं। वो आपके सामने है, राइबोलोज एंड जाइलोज, ठीक है। अब अगर केटो हेक्सोजेज या हेक्सोलोज यानी ऐसा 6 कार्बन कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप हो, वो आपके पास है डी फ्रुक्टोज है, सोरोबोज है और टेक्टोज है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल को आपने याद करना होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें डाइसेकेराइड की, और डाइसेकेराइड के अंदर कौन से बांड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड होते हैं। याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बांड हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती है, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक बांड हमेशा टो मोनोसेकेराइड यूनिट के अंदर होती है। ग्लाइकोसिडिक बांड नेचर में कोवेलेंट बांड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये ग्लाइकोसिडिक बांड हमेशा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एटम के माबैन होगा। अब आपके पास दिया है मल्टोज, तो मल्टोज के अंदर कौन सा बांड है, ग्लाइकोसिडिक बांड है। लेकिन मल्टोज के अंदर हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, मल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट मिल के मल्टोज बना देती है, और मल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। लेकिन अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कॉम्बिनेशन से सक्रोज आती है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से लैक्टोज आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के लिए। मल्टोज किसकी कॉम्बिनेशन है, टो ग्लूकोज का। सक्रोज किसकी कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। लैक्टोज किसकी कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज अक्सर इसी से रिपीट होते हैं, ठीक है। और ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानो एंड डाई, ठीक है। मानो एंड डाई आल्सो कॉल्ड शुगर। देखिए ग्लूकोज को आप ब्लड शुगर कहते हैं, इसको नोट रखें अपने साथ।
ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर। सक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, लेक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, ये मिल्क के अंदर होते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। यानी दो तरह के एमसीक्यूज हो सकते हैं। या आपको एमसीक्यूज ऐसा भी हो सकते हैं कि सुक्रोज कॉम्बिनेशन है कौन से 2 यूनिट का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। या ये भी हो सकते हैं कि सुक्रोज को हम कौन सा शुगर कहते हैं, टेबल शुगर। लेक्टोज के अंदर ये भी हो सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है कौन से 2 यूनिट का, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का। या ये भी हो सकते हैं कि इसको आप कौन सा शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर। मल्टोज कौन से 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज ग्लूकोज का, और इसको आप माल्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने साथ नोट करें। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म का, इन केमिस्ट्री आइसोम इक्वल मर पार्ट आर कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिर मुख्तलिफ टाइप है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इसके अलावा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म तो हम यहाँ पर कुछ हद तक पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म चूँकि हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, इसको मज़ीद यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर इन अ स्पेशल कन्फिगुरेशन विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टीमेट कार्बन एटम। ठीक है, ग्लूकोज हैज टू स्टेरियो आइसोमेरिज्म, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। देखिए याद रखो ना, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ जो बॉन्ड की अरेंजमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है। अब अगर आप ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, लेकिन इसका सिर्फ बॉन्ड कन्फिगुरेशन डिफरेंट है, और बॉन्ड कन्फिगुरेशन डिफरेंट की वजह से इसको हम फिर स्पेशल नाम दिया जाता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब अगर आप इस डायग्राम को देखिए स्टेरियो आइसोमेरिज्म का, एक आपके पास है डी ग्लूकोज, दूसरा आपके पास है एल ग्लूकोज। ठीक है, दोनों के ठाप पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H अल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन अगर आप डी ग्लूकोज को देखिए, डी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड पर क्या है, OH है, और एल ग्लूकोज में राइट साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह कार्बन नंबर 3 में डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 पे राइट साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे OH, और अगर कार्बन 4 5 के डी ग्लूकोज के कार्बन 4 5 पे राइट साइड पे OH है, और एल ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 और 5 पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों ग्लूकोज सिर्फ बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से डिफरेंट है, यानी डी ग्लूकोज के अंदर कभी राइट साइड पे OH होगा तो वो एल ग्लूकोज में वहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन अगर डी ग्लूकोज के राइट साइड पे कहाँ आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा तो एल ग्लूकोज में वहाँ पर क्या होगा, OH होगा। तो सिर्फ बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसके अलावा अगर हम एनानशुमर की बात करें, याद रखो ना, एनानशुमर मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल, ऐसे दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो लेकिन सुपरइम्पोजेबल नहीं हो तो इसको कहते हैं एनानशुमर। लेकिन अगर आप इसको ज़रा देखें, कार्बन COOH हाइड्रोजन CH3NH2, और जो राइट साइड पर है कार्बन COOH CH3NH2 हाइड्रोजन, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप एक मालिक्यूल के आप लिफ्ट करें और दूसरे मालिक्यूल के ऊपर सेटअप करें, तो जो लेफ्ट साइड पे जो हाइड्रोजन दिया गया है, तो फिर दूसरे जो मालिक्यूल है लैक्टिक एसिड का, तो इधर आपको CH3NH2 आएगा। ठीक है, मतलब सिंपली एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट नहीं आते, जब एग्जैक्ट नहीं आती तो इसको हम कहते हैं एनानशुमर। लेकिन अगर आप डायस्टेरोमर की बात करें तो नॉन मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल। ठीक है, ये न तो मिरर इमेज होता है और न सुपरइम्पोजेबल होते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट को आप देखिए कार्बन के लेफ्ट साइड पे आप देखिए, तो कार्बन का जो एक कार्बन के साथ राइट साइड पे OH, दूसरे कार्बन के साथ राइट साइड पे OH, और इसके साथ राइट पार्ट पर अगर आप देखिए एरो निशान से, तो कार्बन के राइट साइड पर एक OH है और दूसरे के ऊपर H है। तो ये न तो मिरर इमेज है और ना आपके पास सुपरइम्पोजेबल है। ठीक है, अगर आप राइट साइड वाले मालिक्यूल को ले और लेफ्ट साइड के ऊपर पुट करें तो एक दूसरे के पार्टनर सुपरइम्पोज नहीं होते। ठीक है, और अगर आप ये डाउन जो बॉटम में एग्जांपल दिया है
कार्बन ग्रीन कलर पे राइट साइड पर हाइड्रोजन, कार्बन रेड कलर पे लिखा है और राइट साइड पर OH लिखा है। और अगर आप पे राइट वाले एग्जांपल को देखिए, कार्बन के राइट साइड पर H और H, ये न मिरर इमेज है और न सुपरइम्पोजिबिलिटी है, तो इसको कहते हैं डियास्टोमर। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे जो दिया है और राइट साइड पे यहाँ पर जो एरो निशान दिया गया एनांटोमर, ये फिर एक दूसरे का एनांटोमर है, ठीक है। दूसरे हम बात करेंगे ईपीमर का, चेंज इन कन्फर्मेशन अराउंड ओनली वन कार्बन, ठीक है। ईपीमर में ये होगा कि मालिक्यूल सारा का सारा एक जैसा होगा, सिर्फ एक कार्बन पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अगर आप देखें डी मेनूज और डी ग्लूकोज का, तो डी मेनूज और डी ग्लूकोज का बिल्कुल सारा सिमिलरिटी है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे, डी मेनूज में कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड पर क्या है, OH ग्रुप है। तो सिर्फ ये कार्बन नंबर 2 पर मुख्तलिफ है और इसको कहते हैं सीटो ईपीमर। लेकिन अगर आप डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को देखिए, याद रखना डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पर एक दूसरे से डिफरेंट है। कार्बन नंबर 4 को देखें, डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के राइट साइड पर क्या है, OH है। लेकिन डी गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पर राइट साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है और बाकी सब के सब सिमिलर, तो इसको कहते हैं C4 ईपीमर। यानी ईपीमर में दो मालिक्यूल बिल्कुल सारा सिमिलर होगा, सिर्फ एक कार्बन पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ईपीमर। 2D representation of 3D structure. As we know that the molecule is 3-dimensional structure, the paper board allow us to draw only in 2-dimensional structure. We cannot draw 3-dimensional structure on plain and paper. Fisher projection for open chain, Netta projection for more accurate representation, and Haworth projection for ring isomer of sugar. देखिए, आपके पास जितना भी मालिक्यूल है ये 3 डायमेंशन में होते हैं, लेकिन चूंकि उन मालिक्यूल को हम पेपर या बोर्ड पर ड्रा करते हैं और पेपर बोर्ड आपके पास 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। पेपर और बोर्ड पे तो आप 3 डायमेंशन इमेज नहीं बना सकते। बाहर के आप 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को जब आप 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ड्रा करना चाहते हैं किसी प्लेन पे, किसी बोर्ड पे, तो उसके लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक होते हैं फिशर प्रोजेक्शन, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा होता है नॉटा प्रोजेक्शन। याद रखना, फिशर प्रोजेक्शन और नॉटा प्रोजेक्शन, जितना भी ओपन चेन कंपाउंड अगर आप किसी पेपर पे ड्रा करें तो ये फिशर प्रोजेक्शन है, और जितना भी रिंग या साइक्लिक आइसोमर्स होते हैं उसको अगर आप किसी पेपर या बोर्ड पर ड्रा करें तो इसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs कि ओपन चेन आइसोमर को अगर हम किसी बोर्ड या पेपर या प्लेन पर ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोजेक्शन यूज होती है, फिशर प्रोजेक्शन। लेकिन अगर आपके पास रिंग हो, साइकिल हो, उसको अगर आप किसी बोर्ड या पेपर पे ड्रा करना चाहते तो वो हावर्थ प्रोजेक्शन से, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में द फिशर प्रोजेक्शन इज अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3-डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम कि एक 3-डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको हम 2 डायमेंशन में ड्रा करते हैं, ठीक है। 3-डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम किसी पेपर या बोर्ड पे जब 2 डायमेंशन में ड्रा करें तो ये फिशर प्रोजेक्शन होगा, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो हमेशा के लिए ओपन चेन वाला होगा। रोल क्या है, नंबर फर्स्ट, ऑल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। जितना भी बॉन्ड है उसी कंपाउंड में उसको आपने पहला ड्रा करना है। वर्टिकल कार्बन चेन, वर्टिकल में से कार्बन नंबर 1 टॉपर होगा, ठीक है। इन एनाल्डोजेस कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इज कार्बन नंबर 1। अगर वो अल्डिहाइड मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है, चूंकि उसके ऊपर तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पर होगा। कीटोज, द कार्बन ऑफ कीटोन लोएस्ट नंबर। अब अगर कीटोन है, मिसाल के तौर पर फ्रुक्टोज है, तो आपने नंबरिंग ऐसा देना होगी ताकि वो कीटो वाला कार्बन नहीं है वो कम से कम पोजीशन पे आ जाए। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, व्हाट द व्यूअर, जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं वो व्यूअर के सामने ड्रा करना होगी और जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। तो ये आपके पास किस चीज़ का रूल है, ये आपके पास फिशर प्रोजेक्शन का रूल है। लेकिन अगर आप हावर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, हावर्थ प्रोजेक्शन इज अ कॉमन वे टू रिप्रेजेंट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड विद सिंपल 3-डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होती है, हावर्थ प्रोजेक्शन में आप हमेशा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को साइकिल फॉर्म में ड्रा करते। जब आप उसको साइकिल फॉर्म में ड्रा करते तो ये हावर्थ प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर आप इसको देखें, ये कि डी ग्लूकोज,
अगर डी ग्लूकोज को आप स्ट्रेट चेन में ड्रा करें तो ये फीचर है, लेकिन अगर आप इसको रिंग में चेंज करें तो ये आपके पास हावर्थ प्रोजेक्शन है। ठीक है, ग्लूकोज को अगर आप रिंग में कन्वर्ट करें तो ये हावर्थ प्रोजेक्शन है आपके पास। ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन के अगर हम रोल की बात करें, सबसे पहला एटम नंबर 1 to 6 कार्बन एटम। सबसे पहला कितनी कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 1 से लेकर 6 तक सारे कार्बन को आपने पहले लिखा। फिर कार्बन नंबर 1 आपके पास एनोमेरिक कार्बन होगा। एटम 1 to 6 है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम नॉट डिपिक्टेड। 6 कार्बन आपने ड्रा की, कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक होगा। जिस कार्बन के साथ जितना भी हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन आपने अटैच करना है। हाइड्रोजन को ज़्यादा भी अटैच नहीं करना है और कम भी अटैच नहीं करना। दूसरी बात ही थिकर लाइन क्लोजर टू द ऑब्जर्वर 2 to 3, 2 और 3 पोजीशन के माबेन जो बाउंड होती है उसको आपने थिक करना है। 1 और 4 का जो बाउंड होती है उसको आपने फर्दर का मतलब ही वो जो लाइन्स होती है वो लाइन को थिक नहीं करना है, थिन करना है। और जो 5 बाउंड होती है उसको आपने काफ़ी थिन करना है, फर्टेस्ट करना है। ठीक है, ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग इक्विवेलेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द फीचर प्रोजेक्शन। और जो रिंग के अंदर जो बॉटम वाले ग्रुप्स आते हैं उसको आपने फीचर प्रोजेक्शन के राइट साइड के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको देखिए साइक्लिक आइसोमर में, तो साइक्लिक आइसोमर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लूकोज आपको लीनियर फॉर्म में दिया गया है, लेकिन फिर इसी ग्लूकोज को रिंग में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन दो किस्म की रिंग, एक रिंग आपके पास है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा आपके पास है बीटा डी ग्लूकोज। देखिए ये रिंग एक दूसरे से एक चीज़ पर डिफरेंस है, आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ देखिए। इसी रिंग का कार्बन नंबर 1, लेफ्ट रिंग अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 देखिए, और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 देखिए। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 में से जो OH ग्रुप के ये बॉटम पर है, और बीटा डी ग्लूकोज में जो OH ग्रुप का ये टॉप पर है। किस चीज़ पर है? टॉप पर है। और उस अल्फा और बीटा सिर्फ एक चीज़ पर डिफरेंस है, कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है, अल्फा में OH ग्रुप कहाँ पर है? बॉटम पर है, और बीटा में OH ग्रुप कहाँ पर है? टॉप पर है। ठीक है, तो ये आपके पास साइक्लिक आइसोमर है। अब अगर हम बात करें एनोमर का, देखिए इसमें देखिए एक अल्फा ग्लूकोज है, दूसरा बीटा ग्लूकोज है। अल्फा और बीटा इज जस्ट डिफरेंट, किस चीज़ पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है? कार्बन नंबर 1 पे। अल्फा में कार्बन नंबर 1 पर जो OH ग्रुप है वो बॉटम पर है, और बीटा में जो OH ग्रुप है वो टॉप पर है, और ये एक दूसरे के पास क्या है? एनोमर है। अब अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर का, रिड्यूसिंग शुगर इज एनी शुगर दैट इज केपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ अ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटो ग्रुप। ठीक है, देखिए रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और एक शुगर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तब काम करेगा जब उसी शुगर के पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप हो या फ्री कीटोन ग्रुप हो। ठीक है, all monosaccharide are reducing sugar along with some disaccharide, some oligo and some poly। monosaccharide जितना भी है ये सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब कि ये शुगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। कुछ डाइसेकेराइड भी, कुछ एलिगोसेकेराइड भी, और कुछ पॉलीसेकेराइड भी, वो भी एज ए रिड्यूसिंग शुगर काम करती है। द मोनोसेकेराइड कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, द अल्डोजेज विच हैव अल्डिहाइड ग्रुप, द कीटोजेज विच हैव कीटोन ग्रुप। मोनोसेकेराइड को हम फिर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक अल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेकेराइड होता है, यानी ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो जिसको हम अल्डोजेज कहते हैं। बाज़ ऐसे मोनोसेकेराइड होते हैं जिसके ऊपर कीटोन ग्रुप हो और उसको हम कीटोजेज कहते हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ, याद रखो ना, इसको अपने पास नोट करें। कीटोजेज मस्ट फर्स्ट टार्टोमराइज टू अल्डोजेज बिफोर दे कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रखो ना, कीटोजेज नहीं है, कीटोन डायरेक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर काम नहीं करता, बल्कि सबसे पहला जिस मोनोसेकेराइड के ऊपर कीटोन ग्रुप मौजूद हो वो फर्स्ट टार्टोमराइज होगा अल्डोज, यानी मतलब फर्स्ट वो चेंज होगा अल्डिहाइड में, बाद में वो एज ए रिड्यूसिंग शुगर काम करेगा। डाइसेकेराइड आर फॉर्म फ्रॉम 2 मोनोसेकेराइड एंड कैन बी क्लासिफाइड एज ए आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेकेराइड भी 2 टाइप है, बाज़ ऐसे डाइसेकेराइड है जो एज रिड्यूसिंग शुगर काम करती हैं, लेकिन बाज़ ऐसे डाइसेकेराइड है जो एज रिड्यूसिंग शुगर काम नहीं करती। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड लाइक सक्रूज एंड ट्रिहेलूज have a glycosidic bond between their anomeric carbon and thus cannot convert to open chain form with an aldehyde group, they are stuck in the cyclic form। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिए, याद रखो ना।
सक्रूज और ट्रीहेलूज, ये दो एग्जाम्पल है। सक्रूज और ट्रीहेलूज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या, कैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? अगर आप सक्रूज के अंदर देखें, सक्रूज के अंदर एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोसिडिक बांड के अंदर इन्वॉल्व है और फ्रुक्टोज का भी, यानी दोनों का एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 के माबेन बांड बनाया होता है। और ये बांड जब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 के अंदर आ जाते हैं तो इसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, और ये जो रिंग बना देती है, साइकिल बना देती है, ये इजीली आप उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर करते हैं। लेकिन अगर आप रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, लैक्टोज एंड मल्टोज है ओनली ऑफ देयर 2 एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड while the other is free and can convert into open chain form with an aldehyde group। देखिए लैक्टोज और मल्टोज ये वो डाइसैकेराइड है जो एज ए एनोमेरिक कार्बन जो इज रिड्यूसिंग शुगर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट होते हैं शुगर यूनिट का, तो उन 2 शुगर यूनिट में से एक शुगर यूनिट का कार्बन नंबर 1, दूसरे शुगर यूनिट का कार्बन नंबर 4। ठीक है, देखिए डाइसैकेराइड है, लैक्टोज मल्टोज डाइसैकेराइड है, तो इसमें 2 शुगर यूनिट होगा। एक शुगर का कार्बन नंबर 1, दूसरे शुगर का कार्बन नंबर 4, मतलब वो सेकेंड शुगर का कार्बन नंबर 1 फ्री होगा, उसके पास फ्री अल्डिहाइड होगा। जब फ्री अल्डिहाइड होगा तो वो ओपन चेन बना देगा, ओपन चेन बना देगा तो ये एज ए रिड्यूसिंग शुगर काम करेगा। बस इसी स्लाइड को नोट रखे अपने साथ एमसीक्यूज के लिए याद रखना। रिड्यूसिंग शुगर है एन अल्डिहाइड ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जहाँ पर उसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। जब फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ये ओपन चेन बना सकते हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिरल्डिहाइड, गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड में रिड्यूसिंग शुगर है। और डाइसेकेराइड में लैक्टोज और मल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसेकेराइड के अंदर वो कौन सा शुगर है जो रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है, वो आपके पास है सक्रूज एंड ट्रीहेलोज। ठीक है, अब अगर हम बात करें हीमी वीएस फुलिसिटाल एंड कीटाल, एक आप इसिटाल ले, दूसरा आप हीमीसिटाल ले। इसिटाल को अगर आप देखें, कार्बन के बॉटम साइड पे RH है और टॉप साइड पे दोनों OR है। और हीमीसिटाल में कार्बन के बॉटम पे RH है लेकिन टॉप पे एक OR है और दूसरा OH ग्रुप है। ठीक है, और अगर कीटाल और हीमीकीटाल की बात करें, कीटाल में कार्बन के बॉटम पे दोनों R है, हीमीकीटाल में भी कार्बन के बॉटम पे दोनों R है, लेकिन डिफरेंट है टॉप पर। कीटाल में बॉटम पे भी दोनों R है और टॉप पे भी OR है, और हीमीकीटाल में बॉटम में भी R ग्रुप है और टॉप पे एक OR ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसको आपने अपने पास याद रखना होगी, ये फार्मूला। ठीक है, ये रट्टी की चीज़ है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मोनो एंड डाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉली आर अमॉर्फस सॉलिड। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पॉलीसेकेराइड अमॉर्फस सॉलिड है। मोनो और डाई ये वाटर के अंदर सॉलेबल है, पॉली वाटर के अंदर इनसॉलेबल है। मोनो और डाई ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, पॉली ये टेस्टलेस होते हैं। मोनो और डाई के मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं, पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ईजी है, इसको अपने पास नोट रखें, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। Chemical property and formation of glycosides. In chemistry, a glycoside is a molecule in which a sugar is bounded to another functional group by glycosidic bond. This is most important. एक ग्लाइकोसिडिक बांड होते हैं, एक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जब कार्बोहाइड्रेट के साथ अदर देन कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल मिल जाते। अब अगर आप इस रिंग को देखो, ये रिंग के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिंग फॉर्म में ग्लूकोज प्लस CH3OH ये अल्कोहल है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है। जब इनकी कॉम्बिनेशन होती है तो लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट देते हैं, देखिए ग्लूकोज रिंग प्लस OCH3। अब ये जो ग्लूकोज रिंग है प्लस OCH3, दिस आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि ग्लाइकोसाइड्स में ग्लूकोज के साथ अदर फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए से, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, ईस्टर बॉन्ड के जरिए से। देखिए ग्लूकोज के साथ अदर देन ग्लूकोज है या अदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बॉन्ड हमेशा के लिए ग्लाइकोसाइडिक शुरू है। देखिए अगर आप बेंडिकेट टेस्ट की बात करें, वेरी सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ 2 MCQs है, बस वो MCQs मैं बताता हूँ, याद रखना। अगर बेंडिकेट टेस्ट आपके पास पॉजिटिव निकला, अगर बेंडिकेट टेस्ट आपके पास पॉजिटिव निकला तो याद रखना ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेंडिकेट टेस्ट पॉजिटिव, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेंडिकेट टेस्ट नेगेटिव।
रिड्यूसिंग शुगर में मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, मल्टोज है, लेक्टोज है, ये सारे क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसके लिए बेंडिकेट टेस्ट पॉजिटिव होगा। बाकी के लिए सक्रूज या ट्रेहेलुज के लिए बेंडिकेट टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, reducing sugar are oxidized by copper ion in a solution to form carboxylic acid and red precipitate of copper। बस ये बिल्कुल एमसीक्यूज है, बेंडिकेट टेस्ट से ये ही एमसीक्यूज रिपीट होगा। कौन सा, कि जो रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर कौन ऑक्सीडाइज करते, कॉपर आयन। यानी कॉपर आयन का काम है कि रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज करे। इसके बाद जब ऑक्सीडाइज होती है तो ये रिड्यूसिंग चेंज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे और इसके साथ कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड आपको रेड प्रेसिपिटेट देता है। एमसीक्यूज दिया जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर इज ऑक्सीडाइज बाय कॉपर आयन इन अ सॉल्यूशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। एट दैट टाइम अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस हैज कलर इज, ऑप्शन नंबर ए रेड प्रेसिपिटेट, ग्रीन प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, एमसीक्यूज का स्टेटमेंट कुछ इसी तरह होगा कि मिसाल के तौर पर जब रिड्यूसिंग शुगर ऑक्सीडाइज होगी कॉपर आयन की वजह से, तो इस वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया गया और साथ साथ प्रेसिपिटेट भी बन गया। उस प्रेसिपिटेट का कलर कैसा था, वो रेड प्रेसिपिटेट। दूसरा एमसीक्यूज ये कि बेंडिकेट टेस्ट पॉजिटिव है किस चीज़ के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। कौन से शुगर के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ठीक है, अब अगर आप फेलिंग टेस्ट की बात करें, फेलिंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग टेस्ट हमेशा आप यूज़ करते हैं अल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कीटोन से, यानी अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। द कंपाउंड टू बी टेस्टेड इज एडेड टू द फेलिंग सोल्यूशन एंड अ मिक्सचर इज हीटेड। ठीक है, जो कंपाउंड आप टेस्ट करना चाहते हैं आप उसको फेलिंग सोल्यूशन के अंदर डालें। अल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होती। ठीक है, यानी फेलिंग सोल्यूशन का, फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन होते हैं। तो जो भी मटेरियल आप उसमें ऐड करना चाहते ऐड कर लें। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब कि ये आपने अल्डिहाइड उसके अंदर डाला है, लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं निकला तो इसका मतलब है कि आपने उसके अंदर कीटोन डाला है। और दूसरी बात ये कि द टेस्ट आर यूजफुल टू चेक फॉर ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन हम यूरिन के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को भी चेक करते हैं। ठीक है, कि किसी पेशेंट को ग्लाइकोसूरिया तो नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर कभी कभार ऐसी होती है ना कि जब पेशेंट के अंदर मिसाल के तौर पर इंसुलिन की कमी आ जाती है। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी आ जाती है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि वो ब्लड से ग्लूकोज लेता है, सेल को देती है। अब मिसाल के तौर पर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, अब किडनी उसको रिअब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि यूरिन क्या है, यूरिन के अंदर फिर यूरिन के साथ ये ग्लूकोज चला जाता है, तो इसको कहते हैं ग्लूकोसूरिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर कितना ग्लूकोज है, कम है, ज़्यादा है, तो इसकी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, फेलिंग टेस्ट के ज़रिए से। इसके अलावा आपके पास आती है ऑक्सीडेशन। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज अ मोनोसैकेराइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, आप मोनोसैकेराइड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्या मतलब, यानी मोनोसैकेराइड को अगर आप ऑक्सीजन ऐड करें तो वो मोनोसैकेराइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकती है, लेकिन दो तरीके हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड के अंदर अल्डिहाइड भी हो सकते हैं। अगर आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डोनिक एसिड देगा, लेकिन अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो वो आपको यूरोनिक एसिड देगा। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, ये ओपन चेन फॉर्म ऑफ एन अल्डोजिस। ठीक है, ये आपके पास एक अल्डोजिस है, अल्डोजिस के टॉप पर लेके कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H, इसके साथ अगर एक ऑक्सीजन मालिक्यूल रिएक्शन करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है टॉप पे, ये ब्रेक जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, OH बना देते और OH वापस आ जाती है, इसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना देती और आपको अल्डोनिक एसिड दे देते। ठीक है, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल को देखिए, ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज का जो बॉटम वाला कार्बन नहीं है जिसके साथ OH अटैच है। ठीक है, तो इसी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स भी होते हैं साइड में। ठीक है, तो पहला उन दो हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकअप हो जाती है, वो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलके H2 बना देती है और फिर एक ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देती है और इसी तरह ग्लूकोज चेंज होते ग्लूकोयूरोनिक एसिड। देखिए, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये ऐसी चीज़ें इससे MCQs आते भी नहीं है, लेकिन अगर MCQs आ जाए बहुत कम चांसेस होती है। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों को
यहाँ मोबाइल पे वीडियो पे आपको अच्छी तरह नहीं समझा सकते। इन स्ट्रक्चर को आपने प्रैक्टिकल बोर्ड पे एक्सप्लेन करके दिखाना है, तब आपको समझ आएगी। ठीक है, अभी तक आप लोग कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि इससे एमसीक्यूज की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर को बोर्ड पे ड्रा करना होगी। अब तो मैं मोबाइल के अंदर इसको आपको इससे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बाहर के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब अगर हम ईस्टर फॉर्मेशन की बात करें, मोनोसेकेराइड लाइक ऑल अल्कोहल may react with acid to form ईस्टर। याद रखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो ये आपको पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट देगा ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का फंक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप ये कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पर आर ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, आर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन OH, प्लस अल्कोहल को अगर आप देखें OH एंड R। ठीक है, तो अल्कोहल से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देती है और बाण बनाया जाता है किसके माबेन, आर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड आर, और रिजल्टेंट में आपको ईस्टर मिल जाती है। ग्लाइकोसिडिक बांड की अगर हम बात करें, हमेशा याद रखना ग्लाइकोसिडिक बांड हमेशा टू मोनोसेकेराइड यूनिट के अंदर होती है। जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिल जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड बना देती है, तो इस वक्त आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल लाज होगा। लेकिन अगर यही ग्लाइकोसिडिक बांड को आप ब्रेक करना चाहते हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट आपको रिक्वायर है, तो आपने वाटर ऐड करना है, तो फिर ग्लाइकोसिडिक बांड ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये कि ग्लाइकोसिडिक बांड कोवेलेंट नेचर का है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एटम के माबैन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास थी आज के चैप्टर था, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर था, तो इसको हमने वाइंड अप किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होगी। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज है किसी भी पॉइंट में, तो आप वीडियो में कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं, तो हम इनबॉक्स में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।